हमारे धन का निवेश करना। 1979 में किम ने किराए की पहली जायदाद खरीदी। उसने $5000 लगाकर हर महीने $25 का सकारात्मक कैश फ्लो उत्पन्न कर लिया। आज किम कई मिलियन डॉलर के पोर्टफोलियो को नियंत्रित करती है और उसके पास 1000 से ज्यादा रेंटल यूनिट्स हैं, जिनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अगर हमने निवेश को खर्च नहीं बनाया होता और खुद को पहले भुगतान नहीं किया होता, तो हम अब भी बाकी लोगों को पहले भुगतान कर रहे होते। बचत। हमने तब तक पैसों की बचत की जब तक कि हमारे पास 1 साल का खर्च जमा नहीं हो गया। नकद पैसों को स्थानीय बैंक में रखने के बजाय सोने और चांदी के ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में रखते हैं। इसका मतलब है कि अगर हमें नकदी की जरूरत हो तो हमारी लिक्विड संपत्तियां हमारे स्टॉक ब्रोकर द्वारा सोने और चांदी के प्रमाण पत्रों में रखी रहती हैं, न कि स्थानीय बैंक में नकदी के रूप में। जैसा आप जानते हैं, मैं अमेरिकी डॉलर को पसंद नहीं करता क्योंकि इसका मूल्य लगातार घट रहा है। बचत को सोने चांदी में रखने से इसे खर्च करने का प्रलोभन भी नहीं आता है। मुझे सोने चांदी को डॉलरों में भुनाने से नफरत है। ये तो बढ़ते मूल्य वाली संपत्ति को बेचकर एक ऐसी कमोडिटी लेना है जिसका मूल्य घट रहा है। ईश्वर हमारा साझेदार है। जहाँ तक धर्मदान का प्रश्न है, हम परोपकारी संगठनों को काफी दान देते हैं। दान देना महत्वपूर्ण है। जैसा मेरा बहुत धार्मिक मित्र कहता है, ईश्वर को लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंसानों को देने की जरूरत है। इसके अलावा हम इसलिए भी दान देते हैं क्योंकि धर्मदान हमारे साझेदार ईश्वर को भुगतान करने का हमारा तरीका है। ईश्वर वो सर्वश्रेष्ठ बिजनेस पार्टनर है जो मुझे कभी मिला है। वो सिर्फ 10% मांगता है और बाकी 90% आपको अपने पास रखने देता है। आप जानते हैं कि अगर आप अपने साझेदारों को भुगतान करना बंद कर दें तो क्या होता है? वे आपके साथ काम करना छोड़ देते हैं। इसलिए हम धर्मदान करते हैं। तंगी। सरप्लस का बजट बनाते वक्त किम और मुझे पहली चीज ये पता चली कि हम पर्याप्त पैसे नहीं कमा रहे थे। हर महीने की तंगी का एक लाभ ये था कि हमने पर्याप्त पैसे न होने की समस्या का सामना जीवन में बाद में करने के बजाय शुरू में ही कर लिया। मुझे लगता है कि कई लोग हर महीने तंगी में रहते हैं और रिटायरमेंट में भी रहेंगे। हो सकता है कि पर्याप्त पैसे न होने की समस्या को सुलझाने के लिए तब तक बहुत देर हो जाए। जैसा मैंने इस पुस्तक के शुरू में बताया था, अगर आप किसी समस्या को नहीं सुलझाते हैं तो आपको वो समस्या आपको जिंदगी भर रहेगी। समस्याएं खुद नहीं सुलझती हैं। इसलिए हमने शुरुआत से ही खुद को सबसे पहले भुगतान देने का निर्णय लिया। हालांकि हमारे पास पैसों की तंगी थी। पैसे की कमी पड़ने से हम पर्याप्त पैसे न होने की समस्या को सुलझाने के लिए विवश हुए। कौन सबसे जोर से चिल्लाता है? जब हमने खुद को सबसे पहले भुगतान किया तो जो लोग सबसे जोर से चिल्लाए वे थे बैंक और वे लोग जिनका पैसा हमें देना था। उन्हें भुगतान करने की धौंस में आने के बजाय हमने उनके चिल्लाने पर वित्तीय IQ 1 ज्यादा पैसे बनाना पर ध्यान केंद्रित किया। कई लोग खुद को सबसे पहले इसलिए भुगतान नहीं देते हैं क्योंकि कोई उन पर चिल्लाता नहीं है। कोई भी खुद से पैसे वसूलने के लिए बिल वसूलने वाला नियुक्ति नहीं करता। आप खुद को नीलामी की धमकी नहीं देते। दूसरे शब्दों में, अगर हम खुद को भुगतान नहीं करते हैं तो हम खुद पर कोई दबाव नहीं डालते हैं, लेकिन हम अपने कर्जदारों के दबाव के सामने झुककर उन्हें भुगतान कर देते हैं। हमारे व्यय कॉलम के कर्जदारों के दबाव की वजह से किम और मैं ज्यादा पैसे कमाने और आमदनी बढ़ाने के लिए प्रेरित हुए। बजट टिप 2। व्यय कॉलम क्रिस्टल बॉल है। अगर आप कभी किसी व्यक्ति का भविष्य देखना चाहें तो बस उस व्यक्ति के विवेकाधीन मासिक व्यय को देख लें। मिसाल के तौर पर व्यक्ति A चर्च को दान, व्यक्ति B 6 पैक बियर, व्यक्ति A बचत, व्यक्ति B नए जूते, व्यक्ति A निवेश पर पुस्तक, व्यक्ति B नया टीवी, व्यक्ति A निवेश पर सेमिनार, व्यक्ति B फुटबॉल टिकट, व्यक्ति A जिम का बकाया, व्यक्ति B 6 पैक बियर, व्यक्ति A परोपकारी संस्था को दान, व्यक्ति B पोटैटो चिप्स का बैग, व्यक्ति A पर्सनल कोच, व्यक्ति B 6 पैक बियर। अमीर डैडी ने कहा था, कोई व्यक्ति अपना समय और पैसा कैसे खर्च करता है उसे देखकर आप उसका भविष्य बता सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा था, समय और धन बहुत महत्वपूर्ण संपत्तियां हैं, उन्हें समझदारी से खर्च करना।
बजट सरप्लस किसी व्यक्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये आप उस व्यक्ति के व्यय कॉलम को देखकर बता सकते हैं। मिसाल के तौर पर कृपया नीचे दिए गए चित्र को देखें। जरा देखें दूसरे संगठनों या लोगों को सबसे पहले कितना पैसा दिया जा रहा है। गौर करें कि मैंने रिटायरमेंट को दायित्व माना है। तकनीकी शब्दावली में ये एक दायित्व है जिसमें कोई निधि नहीं है जब तक कि ये संपत्ति नहीं बन जाता। अगर आप अपने रिटायरमेंट के लिए अपने 401k पर निर्भर हैं, तो आप पर बहुत ज्यादा टैक्स लगेगा, क्योंकि इस पर उपार्जित आमदनी जितना ही टैक्स लगता है। इस व्यय कॉलम की तुलना सबसे पहले खुद को भुगतान करने वाले व्यय कॉलम से करें। कृपया नीचे दिए गए चित्र को देखें। ये बात याद रखें, आपका संपत्ति वाला कॉलम आपका कॉलम है। अगर आप खुद को सबसे पहले भुगतान नहीं करते हैं, तो दूसरा कोई नहीं करेगा। आपके रोजमर्रा के व्ययों के जरिए आप और ईश्वर आपके वित्तीय भविष्य को तय करते हैं, बशर्ते आप ईश्वर में विश्वास करते हो तथा धर्मदान देते हो। बजट टिप 3। मेरी संपत्तियां मेरे दायित्वों का भुगतान करती हैं। मेरे गरीब डैडी सस्ता खरीदने में विश्वास करते थे। वे सोचते थे कि किफायती होना स्मार्ट बजटिंग है। हम एक औसत इलाके में एक औसत घर में रहते थे। मेरे अमीर डैडी को विलासिता से प्रेम था। वे एक आलीशान घर में रहते थे जो समृद्ध इलाके में था, और वे समृद्ध जीवन शैली जीते थे। उन्हें सस्ते बनना पसंद नहीं था, हालांकि वे पैसों के बारे में सावधान रहते थे। अगर मेरे गरीब डैडी विलासिता की कोई चीज चाहते थे, तो वे इसे खरीदने की इच्छा का प्रतिरोध करते थे। वे कहते थे, हम इसका खर्च नहीं उठा सकते। अगर मेरे अमीर डैडी विलासिता की कोई चीज चाहते थे, तो वे बस ये पूछते थे, मैं इसका खर्च कैसे उठा सकता हूँ? और प्रायः इसका तरीका ये होता था कि वे संपत्ति वाले कॉलम में एक संपत्ति उत्पन्न कर देते थे जो उनके दायित्व का भुगतान करती थी। उनका वित्तीय स्टेटमेंट इस तरह का दिखता था। कृपया नीचे दिए गए चित्र को देखें। दूसरे शब्दों में, खुद को सबसे पहले भुगतान देकर उन्होंने संपत्तियां हासिल की। संपत्तियों से मिलने वाले कैश फ्लो से उन्होंने विलासिता वाले दायित्व खरीदे। अगर वे विलासिता की बड़ी चीजें चाहते थे, तो पहले उन्होंने बड़ी संपत्तियां बनाई। कई लोग इसका उलट करते हैं। वे पहले बड़ी विलासिताएं खरीद लेते हैं और बाद में उनके पास संपत्तियां खरीदने के लिए पैसे ही नहीं बच पाते हैं। एक बार फिर ये प्राथमिकताओं का मामला है। बेंटले खाता। 2 साल पहले मैं एक नई कार खरीदना चाहता था। बेंटली कन्वर्टिबल, भाव $2 लाख। मेरे पास संपत्ति वाले कॉलम में इतने पैसे थे, मैं वो कार नकद खरीद सकता था। नकद में $2 लाख की बेंटले खरीदने के साथ समस्या ये है, जिस पल मैं इसे डीलरशिप से चलाकर बाहर आऊंगा, इसका मूल्य सिर्फ $1,25,000 ही रह जाएगा। ये मेरे नकद पैसे का स्मार्ट उपयोग नहीं है। अपनी नकदी को खर्च करने के बजाय मैंने अपने स्टॉक ब्रोकर टॉम को फोन करके उन्हें अधिकृत किया कि वे मेरे सोने चांदी के शेयरों को $2 लाख नकदी में बदल लें। उनका काम ये था कि वे इस $2 लाख को लेकर $4.5 लाख में बदल लें। इस प्रोजेक्ट का नाम द बेंटली अकाउंट रखा गया। इसमें टॉम को लगभग 8 महीने का समय लगा, लेकिन आखिरकार उन्होंने फोन करके कहा, आप अपनी बेंटले खरीद सकते हैं। फिर मैंने चेक काटा और उस नकदी से बेंटले खरीदी, जिसे मैंने अपनी संपत्तियों से उत्पन्न किया था। ये सौदा इस तरह दिखता था। कृपया नीचे दिए गए चित्र को देखें। मुझे $2 लाख को $4.5 लाख तक बढ़ाने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि अतिरिक्त $50,000 में कैपिटल गेन्स टैक्स और टॉम का कमीशन भी देना था। अंत में मेरे पास मेरी बेंटली थी और पूरा मूलधन यानी $2 लाख अब भी सही सलामत था। अगर मैं ये नहीं करता और अपने मूलधन से ही बेंटले खरीद लेता, तो अंत में बैलेंस शीट की स्थिति इस तरह दिखती। कृपया नीचे दिए गए चित्र को देखें। मैं नकद संपत्तियों में $2 लाख गंवा देता, यानी सोने चांदी के सर्टिफिकेट, और मैं डीलर के शोरूम से कार चलाकर बाहर निकलते ही मैं तुरंत डिप्रिसिएशन में $75,000 और गंवा देता। वित्तीय IQ 2 अपने धन की रक्षा करने वाले अध्याय में मैंने लिखा था कि अच्छे ब्रोकर आपको अमीर बना सकते हैं और बुरे ब्रोकर बहाने बनाते हैं। बेंटले अकाउंट एक अच्छे ब्रोकर का उदाहरण है, जिसने मुझे अमीर बनाया, खुश किया और जीवन की विलासिताओं को खरीदने में सक्षम बनाया। इसलिए अगर आपके पास कोई अच्छा ब्रोकर न हो, तो तलाश करते रहें। संपत्तियां।
संपत्तियां यानी विलासिता के दायित्व। लेखक बनने का एक लाभ ये है कि जब भी मैं विलासिता की कोई नई चीज यानी दायित्व को खरीदना चाहता हूँ तो उससे पहले मैं एक पुस्तक लिखता हूँ जिसकी रॉयल्टी से उस दायित्व का भुगतान हो सके। भावी सौदा इस तरह दिखता है। बैलेंस शीट, संपत्तियां, ये पुस्तक, दायित्व, भावी दायित्व। यहाँ आपको याद दिलाना अच्छा रहेगा कि संपत्ति और दायित्व क्या होते हैं। अपनी पुस्तक रिच डैड पुअर डैड में मैंने उनकी ये सरल परिभाषा दी थी। संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसे डालती है। दायित्व वो चीज है जो आपकी जेब से पैसे बाहर निकालती है। दायित्वों का आनंद लेने में कुछ गलत नहीं है, बशर्ते आप खुद को सबसे पहले भुगतान देते रहें और अपनी संपत्तियों से उत्पन्न होने वाली आमदनी से उन्हें खरीदते रहें। दिए गए उदाहरण में मैंने अपने दायित्व को खरीदने के लिए अपनी संपत्तियों का इस्तेमाल किया। फलस्वरूप अंत में मेरे पास मेरी संपत्ति भी रही और मेरी बेंटले कार भी आ गई। दूसरी संपत्तियों के दायित्व खरीदने के उदाहरण नीचे वाले रेखा चित्र में दिखाए गए हैं। बैलेंस शीट, संपत्तियां, अपार्टमेंट हाउस, दायित्व, स्थायी निवास। बैलेंस शीट, संपत्तियां, तेल उत्पादन, दायित्व, बीच हाउस। ये वास्तविक उदाहरण हैं जिनसे किम और मैं विलासिताओं की अपनी इच्छा पूरी करते हैं और इस तरह से करते हैं कि हम गरीब नहीं बल्कि ज्यादा अमीर बने। जैसा पहले कहा जा चुका है, मैं अपने साधनों से कम में जीने में विश्वास नहीं करता। इसके बजाय मैं पहले साधनों का विस्तार करने और फिर जीवन का आनंद लेने में विश्वास करता हूँ। कम वित्तीय IQ वाला व्यक्ति सिर्फ ये जानता है कि वो कम पैसों में कैसे गुजारा कर सकता है, दूसरे शब्दों में खर्च कम करके। अगर आप जीवन की विलासिताओं का आनंद नहीं लेते हैं तो फिर जीने में मजा कहाँ आता है। बजट टिप 4, अमीर बनने के लिए खर्च करें।